नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना के अपडेट से। कोरोना के 453 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा दुर्ग में 88 मरीज मिले हैं। रायपुर में 61 नए मरीज मिले। 296 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। तो कोरोना ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में रफ्तार पकड़ ली है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं लोगों के डिस्चार्ज होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, अब कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है छत्तीसगढ़ में, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, पर राहत की बात यह भी है कि डिस्चार्ज भी अच्छी संख्या में हो रहे हैं। जी देखिए, तो 453 मरीज है कोरोना के छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। राहत वाली बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई है और 296 ऐसे मरीज थे जो पहले संक्रमित थे, उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। अगर हम छोटे जिला की बात करें, सुदूर वनांचल क्षेत्र की बात करें, बीजापुर, ये है सुकमा है, दंतेवाड़ा, इन जिलों में कोरोना के मरीज बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। इसके अलावा बस्तर में काफी जो संख्या है उसमें कमी आई है, लेकिन जो बड़े जो जिले हैं, राजधानी रायपुर हो, दुर्ग, राजनांदगांव, इनमें कोरोना के मरीज है उनकी संख्या है वो बढ़ी हुई है। और चूंकि लोग लगातार जो कोविड-19 गाइडलाइन के जो नियम है उसकी अनदेखी कर रहे हैं, भीड़ भाड़ इलाके में भी कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाए बिना घूम रहे हैं, ऐसे जो जिले हैं, जो बड़े जिले हैं, वहां पर मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है। रायपुर में 61 मरीज पाए गए हैं, इसी तरह दुर्ग में 88 मरीज मिले हैं, राजनांदगांव में 55 मरीज मिले हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है जो बड़े जिले के जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में इन जिलों के जो आंकड़े हैं वो बढ़े हुए हैं, लेकिन राहत की बात यही है कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हो रही है। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की जो आंकड़े हैं वो भी ज्यादा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया युगल, जानकारी को साझा करने के लिए। लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौट रही हूँ। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। चेतावनी आपको बता दी गई है मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए ये चेतावनी है। बस्तर संभाग में सप्ताह भर से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। और युगल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, भारी बारिश की चेतावनी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। में अगर हम बात करें तो जमकर बारिश हो रही है। खास करके इसका सबसे ज्यादा जो बारिश का जो असर है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ पर देखा जा रहा है। और बीते 8 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 3 सिस्टम है जो छत्तीसगढ़ के ऊपर लगातार सक्रिय है। इसकी वजह से जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, उड़ीसा और उसके आसपास की स्थिति है, और ऊपर में जो बना हुआ है गुजरात से सौराष्ट्र कच्छ तक दिशा है, गुना, जबलपुर, जो पेंडा रोड, हीराकुंड, बंगाल की खाड़ी, इन तमाम स्थानों पर जो निम्न दबाव का जो क्षेत्र बना है, इसकी वजह से जो मानसून द्रोणिका है वो काफी सक्रिय है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 तरह के मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें तो वहाँ अभी भी 3 ऐसे जिले हैं जहाँ 60 से 75% तक कम बारिश दर्ज की गई है। और अब जो मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी किया है, मध्य और जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, इससे चेतावनी दी गई है कि भारी बारिश हो सकती है। मतलब यही है कि बस्तर संभाग के लोगों के लिए एक बार फिर मुसीबत जो आसमानी आफत है वो बनकर बरस सकती है। तो वहाँ के लोगों को, प्रशासन को सचेत रहने की जरूरत है। और लगातार जिस तरह से सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में और भी अच्छी बारिश छत्तीसगढ़ में होगी। जी बहुत शुक्रिया युगल। बिलासपुर से बड़ी खबर है। 5 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू होने जा रहा है। बिलासपुर कोरबा और बिलासपुर रायपुर इतवारी पैसेंजर ट्रेन की अब सुविधा मिल सकेगी। 18 जुलाई से परिचालन शुरू होने जा रहा है। 18 जुलाई से परिचालन शुरू होने जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, 5 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू होने जा रहा है।
रेल यात्रियों के लिए काफी बड़ी राहत की बात है कि साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है वो अब धीरे धीरे ट्रेनों पर जो ब्रेक लगा हुआ था लंबे समय से, करीबन 2.5 साल से लोग काफी परेशान थे, और उसके बाद ये जो सौगात दी गई कि 14 जुलाई से एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू किया गया, जिसमें मेमू ट्रेन भी शामिल थी। 15 जुलाई से भी कुछ इसी तरह से ट्रेनों की शुरुआत की गई है, और अब एक नई घोषणा रेलवे ने कर दी है कि 18 तारीख से जो 18 जुलाई है उसमें बिलासपुर कोरबा, कोरबा बिलासपुर और रायपुर इतवारी इन पैसेंजर ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है। इससे खासतौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें राहत मिलेगी, और जो छोटे स्टेशन पर भी स्टॉपेज नहीं हो पा रहे थे उससे भी अब लोगों को राहत मिलेगी। और साथ ही साथ जो डेली अप डाउनर्स हैं जो काफी समय से इंतजार में थे और उन्हें काफी जद्दोजहद करके रायपुर या जहां पर वो नौकरी करते थे उन्हें जाना पड़ता था, तो बहुत तरह तरह की परेशानियां थी लोगों की। और अब जो साउथ ईस्टर्न रेलवे मंत्रालय के बाद जो लगातार आदेश जारी हो रहे हैं और उस लिहाज से उसका परिपालन भी कर रहा है, तो उसी क्रम में अब 18 जुलाई से जो पैसेंजर ट्रेन की सुविधा है वो बिलासपुर के साथ ही साथ साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो यात्री हैं उन्हें मिल सकेगी। तो एक नई जो खुशी है वो लोगों में देखी जा रही है कि काफी समय से ये विराम लगा हुआ था, जो शुरुआत हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी विनोद। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से है। 6 खाद्य दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है, आईडी भी जब्त किया गया है। पॉश मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कृषि विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, पुलिस ने दिखाई मानवता। जी हां, थाना प्रभारी ने शव के लिए वाहन दिलवाया, मानवता दिखाई। घाट पर रखकर शव को ले जाया जा रहा था ग्रामीणों द्वारा। रेंगा नार से टिकनपाल गांव लेकर जा रहे थे शव। कुआं कोंडा टीआई चंदन सिंह ने वाहन दिलाया। घाट पर रखकर 18 किलोमीटर ले जा रहे थे शव, और मानवता दिखाई गई थाना प्रभारी द्वारा। थाना प्रभारी द्वारा मानवता की मिसाल पेश की गई है। ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण घाट पर लिटा करके मरीज को ले जा रहे थे अस्पताल, और उसी दौरान थाना प्रभारी वहां से गुजरे। उन्हें दया आई, मानवता की मिसाल उन्होंने पेश की और गाड़ी उपलब्ध करवाई उन लोगों के लिए। घाट पर रखकर शव ले जाया जा रहा था ग्रामीणों द्वारा, और उसके बाद थाना प्रभारी ने मानवता की मिसाल पेश की और गाड़ी दिलवाई गई शव के लिए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, मानवता की मिसाल पेश की गई है थाना प्रभारी द्वारा। यह बिल्कुल कुआकोंडा थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि करीब रेगानार जो ग्राम है, और वहाँ पर एक महिला जो बुजुर्ग थी, जोगी पुड़ियामी उनका नाम बताया जा रहा है, जो उनकी डेथ हो गई। और वहां से जो उनके शव को वहां से उनके परिजनों ने करीब 4-5 लोगों ने कंधे पे ढोकर उल्टी खाट में यहाँ पर शव को लेकर टिकनपाल की ओर रवाना हुए। मैं आपको बताऊं कि करीब 19 से 25 किलोमीटर यहाँ टिकनपाल ग्राम है। यहाँ पर जब थानेदार कुआकोंडा थाना प्रभारी चंदन सिंह को इसकी जानकारी मिली तो वह तुरंत स्पॉट पे पहुंचे, और रेंगानार से कुछ ही दूरी पर इन्होंने जब देखा कि शव को 5 लोग लेकर कंधे में ढोकर लेकर आ रहे हैं, तो वहीं पर पुलिस ने यहाँ पर एक मानवता की मिसाल पेश की और एक वाहन को यहाँ पर बुलाया, और जो कि शव को टिकनपाल ग्राम में यहाँ पर छोड़कर आया। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जानकारी के अभाव में जो ग्रामीण है अब तक उनको योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वह यह माना जाए कि असफलता की ओर है। यहाँ पर इसलिए वो शव को कांधे पर ढोक लिया है। यहाँ पर किसी को फोन पर जानकारी नहीं दी, ना ही किसी ने मदद मांगी। वह उल्टी खाट लेकर आए और अपने कांधे पर शव को ढोकर लेके जा रहे थे, लेकिन यहाँ पुलिस ने मानवता दिखाई और शव को टिकनपाल ग्राम पहुंचाया। मानवता दिखाई गई है, मानवता की मिसाल पेश की गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल जानकारी को साझा करने के लिए। एनडीए के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आई और रायपुर के एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आदिवासी पारंपरिक नृत्य के साथ ही उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। एयरपोर्ट पर राउत धुमाल बाजा डांस के साथ ही स्वागत किया गया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनकी अगुवानी की। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू पहुंची तेलीबांधा स्थित रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पर, जहां उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।
वहां कई संगठनों ने उनका स्वागत किया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू निजी होटल पहुंची, जहां पर उन्होंने बीजेपी के विधायकों और सांसदों से मुलाकात की, उनसे वोट करने की अपील की। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आदिवासी समाज से कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है। और आइए अब चलते चलते जान लेते हैं क्या कहती है क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस खास एपिसोड में। आज हम आपको क्रिप्टो जगत की कुछ खास खबरों से रूबरू करवाएंगे। बैंक ऑफ स्पेन ने बाइनेंस को अपने क्रिप्टो लिस्ट में रजिस्टर किया। बैंक ऑफ स्पेन ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस के खिलाफ चल रहे प्रोसीड्यूर्स के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस की लोकल यूनिट को एक वर्चुअल करेंसी प्लेटफॉर्म के तौर पर रजिस्टर किया है। बैंक ने कहा कि रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। साथ ही बैंक ने यह भी कहा कि यह प्लेटफॉर्म के फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग रिस्क की निगरानी नहीं करता है और रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं कि सेंट्रल बैंक ने इसकी एक्टिविटीज को मंजूरी दे दी हो। बाइनेंस, जिसकी दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन यूजर्स हैं, उसने ट्वीट किया कि स्पेन के सेंट्रल बैंक के नियमों को मानने की शर्त पर इसे देश में क्रिप्टो एसेट एक्सचेंज और कस्टडी देने की अनुमति दी गई है। रजिस्ट्रेशन से यह संकेत मिलता है कि फ्रांस और इटली के बाद बाइनेंस यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूरोपियन यूनियन भी इसके लिए नए नियम तैयार कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को यूरोपीय संघ में डिजिटल टोकन जारी करने और बेचने के लिए लाइसेंस और ग्राहक सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी। वर्तमान में जो नियम है उसके तहत पूरे यूरोपीय संघ में क्रिप्टो सेवाओं की कोई क्रॉस बॉर्डर अप्रूवल नहीं है, लेकिन 2023 में नए नियम के साथ ये बदल जाएगा। जो यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, उनके क्रिप्टो पॉलिसी बनाने पर रोक लगाई गई है। क्रिप्टो करेंसी में व्यक्तिगत रूप से निवेश करने वाले यूएस ऑफिशियल्स को अब क्रिप्टो रिलेटेड पॉलिसी और रेगुलेशंस पर काम करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स यानी कि OGE ने पिछले दिनों एक लीगल एडवाइजरी नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो अधिकारी क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं वो इनसे जुड़ी पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। ये व्हाइट हाउस एम्प्लॉइज और फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी डिपार्टमेंट जैसे फेडरल एजेंसीज के सभी अधिकारियों पर लागू होता है। इस निर्देश का व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों पर काफी असर पड़ने वाला है, खासकर उन पर जो अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ओपन रहे हैं, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक टेक्नोलॉजी एडवाइजर टिम यू, जिनके पास $1 मिलियन के बिटकॉइन हैं। हालांकि यू ने पहले ही स्वेच्छा से क्रिप्टो नीति पर काम करने से खुद को अलग कर लिया है। फेडरल एम्प्लॉइज जिन्होंने क्रिप्टो में $50,000 से कम का निवेश किया है, उन्हें अभी भी क्रिप्टो संबंधित नीतियों पर काम करने की अनुमति रहेगी। ब्लॉकफी इन्वेस्टर FTX फॉरगेट डील के चलते भारी नुकसान की कगार पर। डिजिटल एसेट एक्सचेंज FTX से यूएस से कैपिटल इंजेक्शन मिलने के बाद क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकफी इंक में निवेशक अपनी कुछ होल्डिंग्स हटाने को तैयार हैं। ब्लूमबर्ग ने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके हिसाब से प्राइवेट शेयर्स फंड, जिस पर लिबर्टी स्ट्रीट्स एडवाइजर निगरानी रखता है, उसने जून के अंत में अपनी फंड रिपोर्ट में ब्लॉकफी के वारंट को वर्थलेस करार दिया। 30 जून को FTX ने ब्लॉकफी को बचाने के लिए कंपनी को खरीदने के विकल्प के साथ $400 मिलियन रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर एक लाइफलाइन ऑफर की है। प्राइवेट शेयर्स फंड, जो लेट स्टेज प्राइवेट कंपनीज में निवेश करने में माहिर है, उसने ब्लॉकफी सीरीज ई वारंट को $67 पर यूनिट का वैल्यूएशन दिया है। अप्रैल के लिए इसने ब्लॉकफी के पसंदीदा शेयरों के अपने वैल्यूएशन को अप्रैल के आखिरी में $77 से कम करके लगभग $20 प्रति शेयर कर दिया। यह अपग्रेड इथेरियम ब्लॉकचेन को प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस से प्रूफ ऑफ स्टेक में ले जाएगी। क्रिप्टो की समझ के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।